हेलो एस्पिरेंट्स। हम बात करते हैं इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। तो इंडिया ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। ये जो टॉपिक है मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें क्या है कि जो करंट अफेयर्स में टॉपिक्स होंगे वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जो भी करंट अफेयर्स में हुआ है, जैसे हमारी बुक अगर शंकर आई है, कोई और भी बुक ले लीजिए, अगर कोई भी जैसे वाजीराम का आता है मटेरियल या कोई भी बुक आप ले लीजिए, तो उस पे इंडियन क्लाइमेट चेंज में जो भी मटेरियल दिया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। जो भी चीज़ें हुई हैं वो 2008 की हैं, 2007 की हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो इम्पोर्टेंट होगा वो उस बेस पे होगा कि अगर कोई रिसेंटली लास्ट ईयर में होगा या एक दो साल में कोई गोल होगा जो कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर और दिस ईयर, तो वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। सो मैं नहीं कहूँगा इसे कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं कि इंडिया और क्लाइमेट चेंज का जो टॉपिक है इसमें हम देखते हैं कि इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं। देखिए, पहला मैं बात करूंगा नेशनल एक्शन प्लान, सॉरी यहाँ पे करेक्शन है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसमें क्या है, ये 2008 में इंडिया ने लॉन्च किया था। तो इसमें 8 सब मिशन थे एक्चुअल में। पहला था इंडिया इसमें नेशनल सोलर मिशन। दूसरा था इसमें नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, National Mission for Green India, National Mission for Sustainable Agriculture and National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change। थोड़ा थोड़ा सारे मिशन जो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसमें 8 मिशन थे। तो थोड़ा थोड़ा हम सारे मिशन का थोड़ा थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला है हमारे पास नेशनल सोलर मिशन। तो गोल क्या है, टू एस्टैब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन सोलर एनर्जी बाई पॉलिसीज। मतलब हम ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जिससे क्या होगा कि जो इंडिया है ये लीडर बनेगा। किस चीज में लीडर बनेगा, जो सोलर एनर्जी थ्रू आउट द वर्ल्ड है उसकी जनरेशन में ये एक लीडरशिप की पोजीशन पे पहुंच जाएगा। 3 फेजेस में था ये। सो अभी को जो लास्ट वाला जो फेज था वो 2022 में खत्म हो जाएगा। सो इसमें क्या होता था, असल में बेसिकली एक फेज खत्म हुआ, दूसरा स्टार्ट हुआ, तीसरा स्टार्ट हुआ। तो क्या किया जाता था, ये टारगेट बेस्ड है। टारगेट बेस्ड मीन्स कि हमने फॉर एग्जाम्पल हमने 100 गीगावाट सोलर पावर अचीव करना है 22। सो मतलब कहने का ये टारगेट बेस्ड का मतलब कि 100 गीगावाट जो है ये टारगेट है। तो जो टारगेट रखा गया है सामने, उसके बाद ये होता है कि पॉलिसी गवर्नमेंट ऐसे ही बनाएगी। सो हम कहते हैं ये जो नेशनल सोलर मिशन था, इसका मकसद था इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना सोलर एनर्जी में, और काफी हद तक ये अचीव भी हुआ है। सो टारगेट है अप टू 2022 जो है 100 गीगावाट्स का सोलर पावर इंडिया में जनरेट करना। ओके, उसके बाद दूसरा जो मिशन है, सब मिशन है, नेशनल मिशन ऑन एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। देखिए, एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जैसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है कि आप कोई ऐसा इक्विपमेंट या कोई ऐसा अप्लायंस यूज करते हैं जो एनर्जी बड़ी कम खाता है। आप समझ लीजिए, जो हमारे पास पहले बल्ब होते थे वो 200 वाट 300 वाट पे चलते थे, लेकिन अभी हमारे पास जो CFL बल्ब है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कम खाते हैं। सो ये जो नेशनल मिशन और एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, इसमें मकसद यही था कि एनर्जी बड़ी एफिशिएंटली यूज की जाए। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो 2001 में आया, उसने एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया फॉर एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स जो कंट्री ने लेने हैं। अब ये मैकेनिज्म जो क्रिएट करता है, मैकेनिज्म मतलब कि कैसे असल में हम एनर्जी एफिशिएंसी को अचीव करें, वो हमें बताता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ओके, सो नेशनल मिशन ऑन एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी का जो मकसद था वो ये था कि हम एनहांस्ड एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को यूज करें, एनहांस्ड मैकेनिज्म्स को यूज करें, सो दैट हमारी एनर्जी बच जाए और जो हमारी एनर्जी है उसको एफिशिएंटली यूज किया जाए। उसके बाद है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। अभी हैबिटेट का मतलब यहाँ पे किसी जानवर का हैबिटेट नहीं, यहाँ इंसानों के हैबिटेट की बात कर रहे हैं। इसमें क्या था, टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी ऑफ हैबिटेट्स थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग्स, अर्बन प्लानिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट। देखिए, इसमें क्या था कि आपने जी क्या करना है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग आप ऐसी बनाइए सो दैट कि वहाँ एनर्जी बड़ी एफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाए। सन एनर्जी जो है वहाँ की लाइट यूज हो जाए, ज़्यादा आपको एनर्जी जैसे CFL या बल्ब आपको ज़्यादा यूज ना करने पड़े। सो मकसद जो था नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट का कि आप जो अर्बन प्लानिंग ऐसी करो कि वो
काइंड ऑफ सस्टेनेबल हो, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो खराब ना हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आप इंश्योर कीजिए कि एक बंदा ऑफिस जाता है अपनी एक गाड़ी में, सो बेटर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ जाइए। सो आप ये समझेंगे जो नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट है, इसने क्या बोला, इसका मकसद क्या था, इसके जो सब पार्ट्स थे वो ऐसे थे कि हम जो एनर्जी यूज कर रहे हैं हम ऐसे चले, हम जो सॉलिड वेस्ट निकलता है या कोई भी वेस्ट निकलता है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है या हमारी बिल्डिंग्स होती है या आप डिजाइन बनाते हैं कि कोई सिटी कैसी होगी, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का मतलब कि वो कम रिसोर्सेज को यूज करे, वो कम एनवायरमेंट पोल्यूशन करे, वो ऐसा इंश्योर करे कि हम अपना जो नीड है उसको पूरा करें लेकिन जो आगे आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी कुछ छोड़ के जाए। वो मकसद था नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। उसके बाद नेशनल वाटर मिशन, देखिए मकसद मैं शॉर्ट में यहाँ पे बोल रहा हूँ। जो नेशनल वाटर मिशन है इसका मकसद था कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर को मिनिमाइज करना और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा कि अगर कोई एरिया है जहाँ पे पानी कम है तो वहां पे भी कम से कम थोड़ा सा पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी एरिया को ज्यादा प्रेफरेंस इसलिए नहीं देना कि वहाँ जो है पैसे वाले लोग रहते हैं। सो जो नेशनल वाटर मिशन था, हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो इंडिया का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है उसमें जो 8 मिशन थे, नेशनल सोलर मिशन, इन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो हम आ रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं नेशनल वाटर मिशन की, जिसका मकसद था कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर की वेस्टेज मिनिमाइज करना, अगर कहीं पे लीकेज है उनको करेक्ट करना, अगर वाटर में ये वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल करना है, कि इंश्योर करना है कि हर एक बंदा है, हर एक इंसान है, उसका हक है, इक्वल राइट है, किसी को हम स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे वाटर के केस में। सो वो नेशनल वाटर मिशन का जो था मोटिव था। उसके बाद नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, देखिए इसका मकसद ये था कि क्या करना है कि एक डेवलप करना है नेशनल कैपेसिटी, हमने एसेस करना है हेल्थ हिमालय में जो है वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ के इकोसिस्टम्स कैसे चल रहे हैं, पॉलिसीज ऐसी बनाना सो दैट कि वहाँ जो हिमालय का है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन हो, हमारे पास डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो, हमें पता चले कि कितना प्रॉब्लम हो रहा है, हमें पता चले कि अगर हम कोई स्कीम ला रहे हैं इसलिए कि हिमालय में कोई सस्टेनेबल एक्टिविटी हो, तो हमें पता चलना चाहिए कि वो असल में कितनी एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रही है, हमें ये पता चलना चाहिए, हमें डेटाबेस डेवलप करना है सिटीजन जो है उनके साथ, हमें डिटेल्स शेयर करनी है कि भाई साहब अगर ये प्रोजेक्ट है, अगर हमने ये पॉलिसी बनाई है पॉलिसी एक्स, इसका मतलब ये है कि हमें एक साल में कम से कम इतना जो है वाटर का वेस्टेज फॉर एग्जांपल कम करना है। सो हमें क्या करना है, हम जब एक बॉडी ऑफ डेटा, बॉडी ऑफ नॉलेज जो है अपने पास क्रिएट करेंगे, उससे क्या होगा कि हम असल में एक फ्रेमवर्क स्टार्ट कर रहे हैं, हम एक डोमेन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है कि जो हमारी पॉलिसी फॉर्मेशन है, हमारा जो जो भी हम स्टेप्स ले रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि हम असल में डेवलप कर रहे हैं नेशनल कैपेसिटी अपनी, हम हमारी कंट्री की कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं, जिससे हमें इंश्योर होगा कि हमारा जो हिमालय है वहाँ का जो इकोसिस्टम्स है वो बचे रहे। कि यहाँ पे आपको पता होगा कि एक सिक्योर हिमालय एक प्रोजेक्ट था, ये कुछ स्टेट्स का ही था, जो जो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट था, आप इसको, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको देख लीजिएगा। सो मैं आपको बताऊंगा बस, ये हाई हिमालयन इकोसिस्टम्स में जो भी कुछ स्टेट्स हैं लाइक उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, 4 स्टेट्स हैं, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन को ये जो प्रोजेक्ट है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट इनको कवर करता है। ठीक है जी। सो ऑब्जेक्टिव इस प्रोजेक्ट का है कि वहाँ का जो लाइवलीहुड है उसको सिक्योर करना, वहाँ के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि हमने कोई बोल दिया कि हमने जी ग्रीन प्रोजेक्ट लगाना है और उससे उनका रोजगार चला जा रहा है, नहीं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट है कि इनका लाइवलीहुड सिक्योर करना, रेस्टोर करना, कंजर्व करना, वहाँ की सस्टेनेबिलिटी को कंजर्व करना, मतलब उनका लाइवलीहुड भी हो और सस्टेनेबिलिटी भी हो। चले हम इसका जो और एक मिशन है उस पर चलते हैं। उसके बाद है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। इसमें क्या है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया में हम क्या कर रहे हैं, हमारा टारगेट था कि 500 मिलियन हेक्टेयर्स जो है एरिया, उस पे हमें फॉरेस्ट कवर चढ़ाना है। और फॉरेस्ट कवर का चढ़ाना मतलब होता है कि हमें वहां पे अफॉरेस्टेशन करनी है, क्योंकि होगा क्या, अगर हम इतनी फॉरेस्टेशन करते हैं तो ये जो फॉरेस्टेशन होगी ये एक्ट करेगी एज कार्बन सिंक। उसके बाद ये हमें इम्प्रूव्ड
इकोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करेगी। हमने देखना है कि हम क्वालिटी फॉरेस्ट कर रहे हैं, ऐसा ना कि कोई हमने फॉरेस्ट कवर उसके जो पत्ते हैं उनका एल्बिडो कम है, नहीं, हमें क्वालिटी फॉरेस्ट उगाने हैं। उसके बाद हमें इसमें ये भी आता है कि हमें अर्बन एरियाज में भी जो है एरिया हमें लगता है वहाँ पे भी हमें फॉरेस्ट जो है अर्बन फॉरेस्ट्री के प्रोजेक्ट्स डालें, सो दैट वहाँ पे भी थोड़ा सा फॉरेस्ट कवर डेवलप हो जाए। जो रेस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड्स है वो भी इसमें आता है, एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, ये सारा इसमें आता है। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, हम क्या बात कर रहे हैं, मैं आपको फिर से वापस स्लाइड पे ले जाऊंगा। फर्स्ट स्लाइड पे हम कर रहे हैं बात नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेटिक चेंज, इसमें इंडिया के 8 मिशन थे, इनमें थोड़ा थोड़ा हम बात कर रहे हैं, ज्यादा मैं इस पे बात इसमें नहीं कर रहा हूँ डिलिबरेटली। सो हमने 6 को देखा। ग्रीन इंडिया में हम कह रहे हैं कि हमें फॉरेस्ट कवर अपना बढ़ाना है। सो इसके बाद हम आता है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें हम ये बताते हैं कि हमें बायोटेक्नोलॉजी से ऐसा एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स हैं वो क्रिएट करने पड़ेंगे जो रेजिलियंट है। रेजिलियंट का मतलब कि अगर बाढ़ आ जाती है और वो इनंडेट रहते हैं, हमारे क्रॉप्स बाढ़ में रहते हैं काफी देर तक, तो उन पर कोई असर नहीं होना चाहिए। या कल को अगर पानी ही नहीं है बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, अगर ऐसा होता है कि किसी एरिया में पानी नहीं है, सो क्या होना चाहिए, जो ये प्लांट्स हैं ये सस्टेन करने चाहिए उस ड्रॉट को। सो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम कहते हैं हम एग्रीकल्चर में क्या करेंगे, हम रेजिलियंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स उनको प्रोड्यूस करेंगे, सो दैट कुछ भी क्लाइमेटिक चेंज ऐसा आए जो अनटूवर्ड हो, जो एडवर्स हो, उसमें जो भी हमारे क्रॉप्स है वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए। उसके बाद नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेटिक चेंज, इसमें क्या है, हम कहते हैं हम एनहांस रिसर्च करेंगे, डिटेल्स रखेंगे, हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करेंगे। किस लिए डेवलप करेंगे, सो दैट हम स्टडी करें सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स जो होते हैं, डेमोग्राफी, माइग्रेशन पैटर्न्स एंड लाइवलीहुड, इन चीज़ों पे आप देखिए हमारा मकसद यहाँ पे क्या है कि ये जो नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज है कि हम एक डेटा बेस जो है हम एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग करें। किस लिए करें, और नॉट ओनली इंफॉर्मेशन शेयरिंग, हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी बढ़ाएं, हम नॉलेज का नेटवर्क बढ़ाएं। नॉलेज का नेटवर्क बढ़ाने का मतलब होता है कि हम कोलैबोरेशन बढ़ाएं, हम स्टडी करें सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, हम हेल्थ को स्टडी करें, हम माइग्रेशन को स्टडी करें, हम लाइवलीहुड पैटर्न्स को स्टडी करें। देखिए इससे क्या होगा कि हमें जब कल को पता चलेगा कि माइग्रेशन इस फैक्टर से हो रहा है कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस फैक्टर से हो रहा है, सो हम जब ग्रेजुअली स्टार्ट में इन पैटर्न्स को स्टडी करना शुरू करेंगे, जब हम डेमोग्राफी को स्टडी करना शुरू करेंगे, जब हम हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज, इसको थ्रू रिसर्च स्टडी करना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास एक डेटा बेस होगा, नॉलेज का होगा, और हम कल को एक अच्छा सा डिसीजन ले सकते हैं जिससे हम क्या करेंगे कि जो एडवर्स इफेक्ट हो हम मिटिगेट कर सकते हैं, हम पहले ही प्लान कर सकते हैं, सो हम पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। सो हमने यहाँ पे हमने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेटिक चेंज के कुछ कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया, जो इसमें 8 सब मिशंस मैं कहूँगा वो आते हैं, उनको हमने डिस्कस किया। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, ओके, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आते हैं, हम बोलते हैं कि हम इंडिया में क्या करेंगे। हमने बहुत सारे स्टेप्स जो लिए हैं, इसलिए लिए हैं क्लाइमेट चेंज जो है वो ज़्यादा हार्मफुल ना हो, उसको मिटिगेट करने के लिए। तो एक है उसमें नेशनल बायो एनर्जी मिशन। अब बायो एनर्जी क्या होता है, बायो एनर्जी मीन्स कि जैसे आपने सुना होगा बायोडीजल है, मतलब कि जैसे जट्रोफा एंड ऑल, ये प्लांट्स हैं जिनसे बायोडीजल्स निकलते हैं। तो हमने क्या करना है, नेशनल मिशन जो है नेशनल बायो एनर्जी मिशन, हम फोकस करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि शुगर कैन का जूस निकाल के जो वहां पे बाकी रहता है उसको मोलेसिस कहते हैं, उसकी फर्मेंटेशन करके हम फ्यूल्स बना सकते हैं। सो हमारा मकसद नेशनल बायो एनर्जी मिशन में है कि हम लेस डिपेंडेंट रहे फॉसिल फ्यूल्स पे। ये जो हमारे पास जो कुछ प्लांट्स हैं जैसे जट्रोफा है जिससे बायोडीजल निकलता है, तो हम इन पे ज़्यादा फोकस करें, एडवांस्ड बायोफ्यूल्स पे ज़्यादा फोकस करें, सो दैट हमारा फॉसिल फ्यूल्स की वजह से जो एनवायरनमेंट जो है वो इम्प्योर होता है, हम ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहे बाहर से जो हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। सो हमारा मकसद नेशनल बायो एनर्जी मिशन में है कि जो बायो एनर्जी है, जो एनर्जी है, जो हमें कुछ चीज़ें जैसे लाइफ फॉर्म्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं जिनसे डीजल निकलता है, फ्यूल्स निकलते हैं, उनको हम प्रमोट करें, वो हमारा मकसद है नेशनल बायो एनर्जी मिशन में। उसके बाद इंडियन नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट, देखिए ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसको 2009 में लॉन्च किया था।
सो पुराना है लेकिन थोड़ा सा समझेंगे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मकसद था टू प्रमोट डोमेस्टिक रिसर्च ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है 120 इंस्टीट्यूशंस एंड 250 साइंटिस्ट, ये इंडिया के साइंटिस्ट हैं। इनका मकसद है कि हम गवर्नमेंट को ले बोर्ड ऑन बोर्ड, हम एकेडमिशियन जो होते हैं उनको ले ऑन बोर्ड और प्राइवेट प्लेयर्स को ऑन बोर्ड ले ले। हम क्या करेंगे, हम जी डेवलप करेंगे नॉलेज, हम जी रिसर्च करेंगे अपनी कंट्री में। मकसद है डोमेस्टिक रिसर्च को प्रोवाइड करना, क्योंकि जब भी हम उससे पहले देखते थे हम बोलते थे जी यूएसए ने ये बोला, हमें नहीं पता होता था कि हमारी कंट्री में क्या रिसर्च हो रहा है, हमें नहीं पता था ज़्यादा कि हमारे हिमालयस में क्या इफेक्ट हो रहा है। तो इसका मकसद जो इंडियन नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट का मकसद था कि हम डोमेस्टिक रिसर्च को प्रमोट करें। देखिए रिपोर्ट्स जो प्रिपेयर करता है इंडियन नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट, ये बनाता है, ये एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जाता है, कहाँ जाता है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के मतलब उनको जब भी हमारी कंट्री के बारे में कुछ पता करना होता है, तो ये जो रिपोर्ट्स INCCA मतलब इंडियन नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट, जब भी कोई रिपोर्ट बनाते हैं ये एज अ कम्युनिकेशन वहां हमें सर्व करता है। देखिए फर्स्ट असेसमेंट इनका जो था ये था ग्रीन हाउस गैस इमिशन 2007 में। उसके बाद सेकंड असेसमेंट था जिसे 4x4 कहा जाता है। 4x4 को दोस्तों थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि नाम से ऐसा लगता है कि हो सकता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। देखिए पहला, इसमें 4x4 का मतलब है कि हम 4 रीजन्स की बात करते हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं आपको बात नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज, सॉरी नॉट नेशनल मिशन ऑन, हम जी बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप आ जाइए इंडियन नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट की हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैंने बोला इसके रिपोर्ट्स 2007 में आया ग्रीन हाउस गैस इमिशन। अभी सेकंड असेसमेंट जो था 4x4, तो इस 4x4 में हमने क्या बात की, हमने ये बात की कि ये 4 की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 4 और यहाँ पे भी 4। मकसद है 4 रीजन्स, हिमालयाज एक, हिमालयाज इन जनरल, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन, वेस्टर्न घाट्स और कोस्टल प्लेन्स, इन 4 रीजन्स को लेते हैं और इनमें 4 चीजों को देखते हैं। क्या क्या देखते हैं, एक तो एग्रीकल्चर फर्स्ट, वाटर देखते हैं, हेल्थ देखते हैं, उसके बाद नेचुरल इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ये एक पॉइंट है नेचुरल इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी। सो मैंने कहा 4 रीजन्स, ये वाले रीजन्स, उसके बाद 4 सेक्टर्स, ये वाले रीजन्स। हम इनको जब स्टडी करते हैं उसी को हमने बोला, उस रिपोर्ट को हमने बोला, सेकंड असेसमेंट जो था उसे हमने बोला 4x4, दैट इज 4 क्लाइमेटिक सेंसिटिव रीजन्स की हमने बात की। और इनमें हमने 4 सेक्टर्स को, जैसे एग्रीकल्चर, वाटर, हेल्थ, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज 4x4, तो आप ये समझेंगे ये क्या है, ये इंडियन नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट के रिपोर्ट है 4x4, उसका रिपोर्ट है सेकंड रिपोर्ट। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लेबलिंग प्रोग्राम फॉर अप्लायंसेस। देखिए आपने स्टार रेटिंग देखी होगी, जैसे हम बोलते हैं 5 स्टार है तो वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। रेफ्रिजरेटर में अगर आप देखेंगे 5 स्टार, या आप AC में देखते हैं 5 स्टार रेटिंग, उसमें क्या होता है, आपको लगता है कि एनर्जी एफिशिएंट है। एनर्जी एफिशिएंट का मतलब कि ये कम इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। फ्रिज कम इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, या आपने AC लाया तो आपको 4 स्टार रेटिंग में पता चलेगा कि ये कम इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। तो इसका जो इंट्रोडक्शन ऑफ लेबलिंग प्रोग्राम वही होता है, लेबल की प्रोडक्ट लाया उस पर लेबल है, उसमें आपको स्टार रेटिंग से एफिशिएंसी पता चलती है। और ये कौन डिसाइड करता है, कौन ये प्लान करता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो इंडिया में है। 24 अप्लायंसेस पे ये जो स्टार रेटिंग का लेबल है वो लगा हुआ होता है। सो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हैज इंक्लूडेड डीप फ्रीजर एंड लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर्स। ये 1-2 महीने पहले की न्यूज़ है, तो इसने इनको इंक्लूड किया है, डीप फ्रीजर एंड लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर्स। तो क्वेश्चन में भी आ जाए इस पे, ये जो वाला पॉइंट है ये करंट अफेयर्स में, कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ लेबलिंग प्रोग्राम ऑफ अप्लायंसेस अंडर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी आता है, तो उसने किन किन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है, नया जो अप्लायंस को इंक्लूड किया, तो आप कहेंगे डीप फ्रीजर प्लस लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर्स। सो अभी अगर मैं बोलूं कि मैंडेटरी लेबलिंग किस किस चीज़ पे है, सिंपल इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी चीज़ पे मैंडेटरी लेबलिंग है, तो मैं बोलूंगा पहला फैन, उसके बाद टीवी,
कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, इंडस्ट्रियल मोटर्स, वाटर हीटर, सबमर्सिबल पंप्स, डीजल जनरेटर्स, एलईडी लैंप्स, चिलर्स और एग्रीकल्चर पंप्स, इन पे मैंडेटरी लेबलिंग है। मतलब कि जो भी ये चीजें बनाता है, जो भी कंपनी बनाती है, उसको ये स्टार रेटिंग, वो एक लेबल लगाना पड़ेगा कि आपका जो अप्लायंस है वो कितना एनर्जी के हिसाब से कितना एफिशिएंट है। ओके, उसके बाद हम आते हैं एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। देखिए 2007 की बात है। ये डील किसके साथ करता है कि डिजाइन आप कैसे करेंगे नई बिल्डिंग। आपने कोई नई बिल्डिंग डिजाइन की और वहां पे आपने ऐसा डिजाइन किया कि वहां लाइट ही नहीं पहुंच रही है। आपने उसको ऐसा डिजाइन किया कि सीधे स्ट्रेट 24 घंटे जो सनलाइट होती है वो आपके रूम में आ जाती है और आपके रूम को गर्म करती है। या अगर आपका वो बिल्डिंग वो अगर ठंडे इलाके में है तो आपने ऐसा बनाया डिजाइन कि वो जो रूम है वहां सनलाइट ही नहीं आती। हाँ, 24 घंटे में 2 घंटे सनलाइट आती है तो आपका रूम ठंडा रहेगा। सो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के हिसाब से क्या करते हैं, डील करता है डिजाइन आप कैसे करेंगे नई कमर्शियल बिल्डिंग, सो देन एनर्जी जो डिमांड है आपको बिल्डिंग के स्ट्रक्चर से आपको ये इंश्योर करना है कि आप एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हो, आप एनर्जी को एफिशिएंटली यूज कर रहे हो। सो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001 जो था, इस हिसाब से एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जो था वो डेवलप हुआ। एनर्जी आप सोचेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड क्या होता है, वो वही होता है कि आप खिड़की राइट में बनाएंगे, लेफ्ट में बनाएंगे, आप जो दरवाजा वो कैसे बनाएंगे। इसी का एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं ग्रीन बिल्डिंग। अभी ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है, मैं कहूंगा कि ग्रीन बिल्डिंग एक ऐसी बिल्डिंग होगी जिसमें एनर्जी को बहुत एफिशिएंटली यूज किया गया। आप समझ लीजिए जैसे यहाँ पे हमने बोला बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। अभी अगर ठंडे इलाके में कोई बिल्डिंग बनी है तो जो बिल्डिंग कोड होगा वो ऐसा होगा कि आप जी ऐसा बनाइए कि जहां से अंदर अगर हीट है वो बाहर ज्यादा ना चली जाए। अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए सो दैट काइंड ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाए, फॉर एग्जांपल, सो दैट जो भी सनलाइट आ जाएगी वो अंदर ही ट्रैप हो जाए, हीट डिसिपेट ना हो जाए। अगर आप गर्म इलाके में है तो वहां इंश्योर करेंगे कि आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए, विंडो की पोजीशन ऐसे रखिए जिससे क्या हो, जिससे एफिशिएंटली वेंटिलेशन हो, जिससे ये हो कि ज्यादा गर्मी ना रहे या हीट जो है वो कंजर्व रहे। सो यहाँ पे हमने बात की एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड में कि बिल्डिंग का डिजाइन ऐसे बनाए जिससे एनर्जी कंजर्व हो, जिसमें बिल्डिंग में जो एनर्जी की डिमांड है वो कम हो जाए। बिल्डिंग ऐसी हो कि वहां पे गर्मी ज्यादा हो ही ना, तो एसी की आपको ज्यादा जरूरत ना पड़ेगी। उसके बाद गृहा जिसे कहते हैं ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। इसमें क्या होता है, जो बिल्डिंग्स होती हैं, हम क्या बात कर रहे हैं कि इंडिया में क्लाइमेट चेंजेस, इंडिया में जो क्लाइमेट चेंज है वो उसको कैसे डील करें, इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए, ये सारे पुराने हैं। 2007 का कॉन्सेप्ट है गृहा, जिसका फुल फॉर्म है गृहा मीन्स हैबिटेट या प्लेस। तो ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, इसमें हम क्या करते हैं कि रेटिंग सिस्टम होता है, इंडिया का अपना रेटिंग सिस्टम है जिसमें 34 क्राइटेरियाज होते हैं और 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक बिल्डिंग को मिलते हैं, मतलब मार्क्स काइंड ऑफ मिलते हैं किसी भी बिल्डिंग को। ये इवेल्युएट करता है कि कितनी एनर्जी एफिशिएंसी है किसी बिल्डिंग में, कि आपने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा बनाया है, आप सोलर एनर्जी को वहां पे कितना यूज करते हैं, आप जी वाटर कंजर्वेशन को कैसे करते हैं यूज, आप जी रेन वाटर को कैसे अच्छे से हार्वेस्ट करते हैं। सो ये उन्हीं फैक्टर्स पे इवेल्युएट करता है बिल्डिंग्स को। मिनिमम इसमें 50 पॉइंट्स होते हैं, 50 पॉइंट से नीचे जो आएगा उसका 0 स्टार रेटिंग होगा। तो 1 स्टार 50 पॉइंट जिसको मिलेंगे उसको 1 स्टार मिलता है और हाईएस्ट इसमें 5 स्टार है। ओके, उसके बाद क्लीन एयर इनिशिएटिव। क्लीन एयर इनिशिएटिव में क्या था कि कुछ स्टेप्स लिए, जैसे सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या जो पुराने व्हीकल्स हैं उनको जी हटा दो, क्योंकि हमने क्या करना है इंडिया में क्लीन एयर लाना है, हमारा जो पोल्यूशन है उसको कम करना है। इसमें एनकरेज किया जाता था मास ट्रांसपोर्टेशन। मास ट्रांसपोर्टेशन मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, लोग जो एक एक बंदा एक ही कॉलोनी से एक ही ऑफिस में जाता है तो इंश्योर करे कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारे यूज करे, कि एक बस चलती है वो 100 लोगों को लेके जाए। सो हमारा जो है फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल का कंजप्शन वो कंट्री में कम हो जाएगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा। और इसमें एक पार्ट ये भी था कि सब्सिडीज दे दीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अप टू 30%। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। ओके, प्रमोशन ऑफ एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, ये भी स्टेप लिया हमारी सरकार ने। इसमें क्या था, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसकी हमने 2-3 बार बात की, उन्होंने स्टार्ट किया था एक प्रोग्राम एक टाइम पे जिसे कहते थे बचत लैंप योजना। उसमें क्या होता था, जो पहले
बल्ब्स होते थे हमारे पास पुराने जो 100 वाट होते थे या उससे ज़्यादा होते थे, तो आप वो लेके जाते थे, वहाँ से आपको CFL मिलता था। कुछ स्टेट्स ने तो फ्री CFL बल्ब्स इंट्रोड्यूस किए। कुछ स्टेट्स में ऐसा था कि आप इंस्टॉल करो वाटर हीटर्स, आप इंस्टॉल करो कि कोई हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी बिल्डिंग है, वो सिर्फ सोलर एनर्जी से चले। मकसद क्या था? प्रमोशन ऑफ एनर्जी सेविंग डिवाइसेस। एनर्जी सेविंग जो भी डिवाइस करते हैं, जैसे सोलर एनर्जी को हम यूज करते हैं तो हम असल में इलेक्ट्रिसिटी को बचाते हैं। जो भी इलेक्ट्रिसिटी को बचाता है, कोई भी चीज, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी डिवाइस, उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करना। सो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने स्टार्ट किया था बेसिकली बचत लैंप योजना। इट वाज पार्ट ऑफ प्रोग्राम ऑफ एनर्जी सेविंग डिवाइसेस। उसमें हमने क्या किया? हमने इंस्टॉलेशन की सोलर वाटर हीटर्स या रिन्यूएबल जो भी एनर्जी है उसको हमने यूज किया। किस लिए यूज किया? सो दैट हमारी कंट्री में जो एनर्जी है वो कम यूज हो जाए और हम क्या करें, जो एनर्जी सेविंग डिवाइसेस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा यूज करें। उसके बाद प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स। प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स वही इससे पहले भी मैंने बोला, जैसे बायोगैस है जी, या बायोडीजल है, या बायो हाइड्रोजन है, इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि ये प्लांट्स मटेरियल्स जो वेस्ट होता है उन्हीं से निकलते हैं। इससे क्या होगा? हमारा एक तो एनवायरनमेंट ज़्यादा जो है पोल्यूट नहीं होगा। सेकंड थिंग, जो डिपेंडेंस है बाहर से फ्यूल की, वो भी कम हो जाएगी। उसके बाद आता है इंडियन सोलर लोन प्रोग्राम, 2003 में था ये। UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के सपोर्ट से क्या था? एक क्रेडिट फैसिलिटी था साउदर्न इंडिया में, जिसे रूरल हाउस होल्डर्स को फाइनेंस दिया जाता है, सो दैट ये अपने घरों में सोलर होम सिस्टम्स लगाए, जिससे इनका फ्रिज भी चले, जिससे इनकी लाइट भी चले, इनका सब कुछ चले। कर्नाटक और केरला में ये प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था और इसमें काफी सारे इंडियन बैंक्स जो थे वो भी इसमें हेल्प कर रहे थे। तो फाइनली एक था जिसे हम कहते हैं फेम इंडिया। फेम इंडिया में क्या था? फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाइब्रिड व्हीकल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी पे भी चले और आपका जो नॉर्मल फ्यूल होता है उस पर भी चले। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो आपको पता ही है, ये वो गाड़ी है जैसे दिल्ली में अभी स्टार्ट भी हुआ है। तो जो फेम इंडिया का मकसद था, उन्होंने उसने भी बोला था हम जी 30% सब्सिडीज दे देंगे किसी भी इंसान को जो चाहता है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ले ले। ठीक है, लेकिन इसमें अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास उतना फ्रेमवर्क नहीं है, कि चार्जिंग वार्जिंग का सिस्टम्स उतना डेवलप नहीं है कि अगर आप फुली इलेक्ट्रिकल व्हीकल को यूज करते हो तो आप कहीं पे पहुंच जाएंगे, आपको वहां चार्जिंग फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। एनीवेज, ये जो, हाँ, ये आप पॉइंट याद रखेंगे, ये जो फेम इंडिया था ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट का नहीं था प्रोग्राम, ये था हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस की जो मिनिस्ट्री है उनका प्रोग्राम था। ओके, सो उसके बाद हमने बात की थी नेशनल, लास्ट वाला नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। इसमें हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि हम जी फंडिंग पैटर्न ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे हम मिटिगेट करेंगे, रिड्यूस करेंगे जो एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज है। देखिए इसमें क्या था, कुछ इसका एम क्या था कि कुछ एक्टिविटीज को, जो फंड था वो क्रिएट किया गया था सो दैट कुछ एक्टिविटीज को सपोर्ट किया जाए। किन एक्टिविटीज को सपोर्ट किया जाए? उन एक्टिविटीज को जो असल में ली जाती है और जिनसे क्लाइमेट चेंज में पॉजिटिव चीजें हमें देखने को मिलती है। मतलब कुछ ऐसी एक्शंस कोई भी सेक्टर करे। फॉर एग्जांपल एनिमल हस्बेंड्री में किसी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस कम रिलीज होते हैं। या टूरिज्म में किसी ने होटल बनाया, उसने ग्रीन होटल बनाया। सो इसमें नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज में इन चीजों को सपोर्ट किया जाता था। मकसद हमारा था क्लाइमेट चेंज को रोकना, मकसद हमारा था कि जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट ना हो। सो ये जो फंड था, इसमें जो नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, इसका जो नबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वो इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी था। इसमें क्या था, फिर से मैं रिपीट करूंगा, इसमें सपोर्ट करना था उन एक्टिविटीज को जो मिटिगेट करें क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को कम करें। जैसे मैंने आपको बोला, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया है कि कौन कौन से एलिजिबल थे, उसमें एनिमल हस्बेंड्री में थे, वाटर कंजर्वेशन में, या फॉरेस्ट्री में, या टूरिज्म में कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो इसके लिए एलिजिबल फॉर फंडिंग, जिन्हें फंड मिलता था। तो ऐसे जैसे मैंने आपको बोला, फॉर एग्जांपल किसी ने वाटर हार्वेस्ट किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया, या किसी ने टूरिज्म में कुछ ऐसा होटल बनाया या कुछ ऐसे ऑप्शंस ढूंढ निकाले जिससे क्या होता है, हमारा एनर्जी बढ़ जाता है, हमारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन नहीं हो रहा। सो हमने ये जो वीडियो है इसमें हमने काफी सारी चीजों को देखा।
बट मैं रिपीट करूँगा, बस इनको आप एक बार ही देख लीजिएगा, ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट ना करें आप, क्योंकि अब ये बुक पे टॉपिक दिया हुआ था तो आप इनसिक्योर सा फील कर जाते हैं, तो अदरवाइज आई वुड नॉट हैव टच्ड दिस टॉपिक। अभी आप क्या करेंगे, आप इस पे थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाइए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हाँ एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि गूगल से आप सर्च करेंगे एमसीक्यूज ऑन इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज पे एमसीक्यूज करेंगे, कुछ 10-20 एमसीक्यूज करेंगे। लेकिन अगर एग्जाम था कुछ नया आता है इसमें, या मैं हम करंट अफेयर्स इस यूनिट के कवर कर ही लेंगे, कुछ नया आता है तो वो इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।